नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आज इंग्लिश चैनल पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 27 सितंबर का सेशन। और डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 27 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच करें। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो हर साल 26 सितंबर के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साल 2011 में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने, जो स्वास्थ्य दिवस है, उसको मनाने की शुरुआत की थी। इस पहल का मकसद प्रदूषण से निपटना, अपशिष्ट प्रबंधन करना, टिकाऊ जीवन पद्धतियां अपनाना और सभी के लिए पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना इसका उद्देश्य था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ यानी IFEH ने इस साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन के माध्यम से समुदायों का निर्माण करना, जो है इस बार की थीम है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। अब बढ़ते हैं आगे। सितंबर के कुछ दिवस हैं हमारे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व पत्र लेखन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, विश्व गैना दिवस 22 सितंबर को और विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गर्भनिरोधक दिवस जो है वो भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संसद भारत क्षेत्र का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संसद भारत क्षेत्र का सम्मेलन अभी हाल ही में जो है वो कहाँ पर हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है 10वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन है वो आयोजित हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ उसमें विधानसभाओं के डिजिटलीकरण, विधायकों की क्षमता निर्माण और सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने में विधायी निकायों की भूमिका जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्षों, जो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। 2004 में स्थापित CPA जो यानी राष्ट्रमंडल संसदीय समिति है, उसमें भारत क्षेत्र की 31 शाखाएं शामिल हैं, जिसमें भारतीय संसद और 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की जो कमांड है वो सौंपी है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स जो है उनको अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है अमेरिका की, नासा ने अंतरिक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है उसकी कमांड सौंपी है। तो किसको सौंपी है, सुनीता विलियम्स को। बात करें नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी है अपने चल रहे मिशन के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान सौंपी है।
विलियम्स की रोसकोस्म के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोवेंको की जगह या जिम्मेदारी उनको दी है। आपको पता है जो ओलेग कोनोवेंको हैं वो अभी हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आए हुए हैं। IAS कमांडर के रूप में उनका यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने इससे पहले 2012 में अभियान 33 के दौरान यह पदभार संभाला था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को स्पेस रिसर्च में लंबे अनुभव प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर इस साल 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। दोनों को जो है बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में पहली चालक दल की उड़ान के रूप में स्पेस गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण अब उनका जो है ये मिशन और लंबा हो गया और वो अब फरवरी तक आएंगे, नहीं तो उनको 1 हफ्ते में वापस आना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन किसने किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने जो है अभी हाल ही में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन उभरते राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में ICG कमांडरों के लिए रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जितिया त्यौहार किस देश में मनाया गया। जितिया त्यौहार अभी हाल ही में किस देश में मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल में अभी हाल ही में जितिया त्यौहार मनाया गया है। नेपाल की बात करें तो राजधानी यहाँ की काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटा और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। म्यांमार की राजधानी नाओपिता और यहाँ की मुद्रा है क्यात, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो काठमांडू घाटी के थारू समुदाय ने राजधानी के जमाल स्थित राष्ट्रीय नाच घर में जितिया त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया। यानी जो थारू समुदाय है वो मनाता है जितिया त्यौहार। मैथिली संस्कृत में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक जितिया 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की दुर्घटना, दुर्भाग्य, विपत्तियों से सुरक्षा और उनकी दीर्घायु और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है, ये नेपाल में मनाया गया और थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है। जो दक्षिण पूर्व एशिया उस कौन सा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को अभी हाल ही में कानूनी दर्जा प्रदान किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। थाईलैंड ने जो है अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा प्रदान किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थाईलैंड की बात करें, राजधानी यहाँ की बैंकॉक और मुद्रा है थाई बात। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। म्यांमार की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, नाओपिता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो थाईलैंड के राजा ने जून महीने में संसद द्वारा पारित विवाह समानता विधेयक का समर्थन किया है, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश और एशिया में समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है। यह विधेयक अगले 120 दिनों में लागू हो जाएगा। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां समलैंगिक जोड़े विवाह बंधन में बन सकते हैं। साल 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बना था, जिसके बाद दुनिया भर में 30 से अधिक देशों ने सभी के लिए विवाह को वैध बना दिया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। जो एशिया पावर सूचकांक जारी हुआ है 2024 का, उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी यहाँ की वाशिंगटन DC और मुद्रा है डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा है रूबल। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा यहाँ की टोक्यो। बात करें
ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी की गई एशियाई शक्ति सूचकांक 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। पिछले साल 2023 की रिपोर्ट में भारत को एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बनाया गया था, लेकिन इस साल भारत जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। 2024 एशिया पावर इंडेक्स 2024 में रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को स्थान दिया गया है। पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है तिमोर लिस्ते, इसको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में एशियाई क्षेत्र में शक्ति की बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया है। एशिया में महाशक्तियों के रूप में केवल 2 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को ही स्थान दिया गया है, जबकि जो भारत है उसको मध्यम शक्ति माना गया है। और लास्ट पे कौन सा देश है बात करें तो पापुआ न्यू गिनी जो है वो लास्ट पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की गई? पूर्वोत्तर के किस राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर राज्य ने अभी हाल ही में उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर की बात करें, राजधानी यहाँ की इम्फाल है और मुद्रा है 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मणिपुर का। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, राजधानी अगरतला है और मुद्रा है स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और यहाँ के जो सीएम हैं मणिक शाह यहाँ के सीएम। तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। बात करें मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो है आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है, तो उसी को अभी हाल ही में सरकार ने ये घोषणा की है कि उग्रवाद से मुक्त हो गया है मणिपुर। तो बात वहाँ पे मुद्दा क्या था कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई जो समुदाय है वहाँ के आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही थी। बात करें तो मणिपुर में आबादी करीब 28 लाख है, 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं जिसमें मैतेई, नगा और कुकी हैं। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी लगभग 50% है, किनकी? नगा कुकी की मिलाकर। राज्य में करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कौन? जो नगा कुकी हैं वो लगभग 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय जो है वो मांग कर रहा है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। यानी जो मैतेई समुदाय है वो अपने आप को जनजाति का आरक्षण देने की मांग कर रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किया जाए। बाकी दोनों जातियां जो हैं मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। जो वहाँ की नगा और कुकी जाति हैं वो मैतेई को आरक्षण देने के विरोध में। इनका कहना है कि राज्य की 60 जो विधानसभा सीटें हैं, 60 में 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। तो ये मैतेई और कुकी नागा जो हैं उन समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जो है हिंसा वहाँ पर चल रही है 2023 से, जिसको अभी हाल ही में समाप्त होने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2024 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रत्याशा रे को वर्ष 2024 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में तैराक प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। प्रत्याशा रे की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में 6 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक उन्होंने जीते थे। इसकी शुरुआत 1993 में धर्मार्थ संस्था IMPACT द्वारा की गई थी। इसका प्रबंधन यानी जो एकलव्य पुरस्कार उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत 1993 में की थी। इसका प्रबंधन इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलायंस लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसे ओडिशा का सबसे
प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। जो मनकेडिया समुदाय है उसे किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ीसा ने जो है अभी हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है मनकेडिया समुदाय को। बात कर लें उड़ीसा की, बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर रघुबर दास और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। हाल ही में मनकेडिया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकेडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति का ही एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। तो ये छठवां विशेष रूप से आर्थिक कमजोर जो आदिवासी समूह उड़ीसा का बन गया है, जिसको आरक्षण मिला है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो भारत के महत्वपूर्ण विद्युत बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति में विद्युत क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल यानी CSIRT पावर का उद्घाटन किया है। इसकी बात करें तो ये इसके उद्देश्य क्या है, विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देने और उन्हें रोकने के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में यह कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले साइबर खतरों पर त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। क्षेत्र विशिष्ट साइबर खतरों पर जो है जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और उसका प्रसार करना इसका उद्देश्य है। बात करें CSIRT, तो ये क्या है, तो कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल यानी CSIRT IT पेशेवरों का एक विशेष समूह है जो साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का आकलन, प्रबंधन और रोकथाम करने में संगठनों की सहायता करता है। उसका प्राथमिक लक्ष्य सुरक्षा घटनाओं पर जल्दी और कुशलता से प्रतिक्रिया करना है, नियंत्रण हासिल करने और नुकसान को कम करने में मदद करना जो है इसका उद्देश्य होता है। आप पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। DRDO ने किसके साथ मिलकर जो है ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। IIT दिल्ली के साथ मिलकर DRDO ने अभी हाल ही में लाइट वेट बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसको विकसित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ उन्नत बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेंस नामक हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की। किस सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली की बात करें, राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कौन है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है। बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी सिंह ने, जो आतिशी हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर श्रमिकों को नया सौगात दिया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा करते हुए CM आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन प्रति माह 18,066 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,927 रुपये होगा। तो अभी हाल ही में दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी, उन्होंने घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने कौन सी पहल शुरू की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। धूल मुक्त दिल्ली अभियान अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना ने वायु प्रदूषण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों से 7 से 10 दिनों में धूल मुक्त दिल्ली अभियान शुरू करने की बात कही है। सक्सेना ने सड़क के स्वामित्व वाली जो मस्जिद मुख्य रूप से एमसीडी और प्लांट को निर्धारित किया है कि वो सड़क से कूड़ा साफ करें, उसे जमने न दें, उसे प्लेसिंग प्लेस पर ले जाएं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने अभी हाल ही में धूल मुक्त दिल्ली अभियान जो है शुरू किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। CO2 से मेथेनॉल पायलट जो प्लांट है उसकी आधारशिला रखी गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो है भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन और यहाँ के जो CM हैं एकनाथ शिंदे यहाँ के CM हैं। बात करें तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी है। यह पहल कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है, जो स्वदेशी CCU प्रौद्योगिकियों के बेहतर के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। बात करें तो इस संयंत्र की क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन होगी। इसका कार्यान्वयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और थर्मैक्स लिमिटेड के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए मेथेनॉल उत्पादन में तकनीकी निर्भरता को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है। ऑप्शन है 4.6% या ऑप्शन बी 5.1% या ऑप्शन सी 2.4% या ऑप्शन डी 3.2%। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है। आंसर हो जाएगा 24वां स्थान मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को, जो IOG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।